नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्रोग्राम के तहत कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में, तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में कितने तंत्र हैं, उनका हम किस प्रकार से प्रैक्टिकली हम उनको देख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, शरीर में हमारे 10 तंत्र होते हैं, तो जिसमें आपका स्केलेटल है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। तो ये सब आपके शरीर में सिस्टम्स पाए जाते हैं। इनके बारे में आप पहले प्रैक्टिकल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमें जीवित रहने के लिए तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऑक्सीजन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है और अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि हानिकारक होती है। अतः यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाए। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में अन्य कई प्रकार की गैस भी हमारे शरीर में जाती हैं, लेकिन हमारा शरीर उन वायुमंडलीय गैसों में से ऑक्सीजन को ले लेता है और बाकी गैस को बाहर निकाल देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा CO2 होती है। इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन को श्वास द्वारा लेने और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की इस अनवरत प्रक्रिया को हम श्वसन या श्वास प्रश्वास या ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण या जारण करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती है। ऐसी सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाएं श्वसन कहलाती हैं। सभी जीवों में श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास अर्थात वे कहाँ रहते हैं, जैसे हम देखते हैं पानी में रहते हैं, मछली है या ज़मीन पर है, उदाहरण के लिए जैसे पक्षी है, स्तनधारी जीव हैं, यह सब, और संगठन के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात जो भी हम श्वसन की क्रियाविधि है वह प्राणियों के निवास स्थान के अनुसार और उनके संगठन के अनुसार बदलती रहती है। जैसे केंचुआ जो है अपने श्वसन के लिए जो उसके आर्द्र क्यूटिकल्स होते हैं, जिसे हम बाहरी त्वचा कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कीटों के जो शरीर होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें एक नलिकाओं का जाल होता है, जिसके माध्यम से वह वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, उसके माध्यम से वह श्वसन करते हैं। जो जलीय प्राणी होते हैं, जो उनमें गिल्स होते हैं, उनको हम फेफड़े बोलते हैं, उनके द्वारा श्वसन करते हैं। जो उभयचर प्राणी हैं, जैसे मेंढक हैं, वह अपनी आर्द्र त्वचा के कारण से श्वसन कर सकते हैं, जबकि जो स्थलचर प्राणी हैं, पक्षी हैं, स्तनधारी जीव हैं, वह फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से श्वसन करते हैं। यानी कि हमारे जो संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं वह सब श्वसन करते हैं। यदि सांस नहीं लेंगे तो वह जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए श्वसन जो है हमारे तंत्रों में सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सभी तंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन श्वसन तंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारे जीवित रहने का माध्यम है। आप अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। क्या आप अपने सीने को ऊपर नीचे होते हुए महसूस कर सकते हैं? तो आप जानते हैं या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, ऐसा आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के कारण हो रहा है, जिसे हम श्वसन कहते हैं। जो भी हमने आपको इतना बताया है कि श्वसन क्या है। सभी स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। इस श्वसन प्रणाली के माध्यम से हम श्वास कैसे लेते हैं, इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं तथा इसकी क्रियाविधि क्या है, ये सब आज हम इस अपने कार्यक्रम में जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन कर्म से संबंध शरीर के भाग को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इसके मुख्य अंग श्वसनांग फेफड़े होते हैं और बाकी शेष सहायक अंग होते हैं। सहायक अंगों में है आपके नासिका, नोज, ग्रसनी, फेरिंग्स, कंठछद, एपिग्लोटिस, स्वरयंत्र, लैरिंग्स। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं कि आपके ये नाक का हिस्सा है और ये आपकी ग्रसनी है जो नाक के साथ ये जुड़ी हुई है। ग्रसनी के नीचे ये आपका कंठछद आता है, उसके बाद ये कंठ आ रहा है और यह नीचे श्वास नली में जाके जुड़ा हुआ है। श्वास नली, ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं, दाईं और बाईं श्वसनी, ब्रोंकस, श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स, परिकोष्ठ, आर्ट्रिया, कूपिका, एल्वियोलस, ये सब इसके सहायक अंग होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नाक के बारे में, नोज़ के बारे में। वायु नाक से प्रवेश करती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप नाक से सांस लेते हैं। नाक में 2 नासिका प्रवेश होते हैं, जिन्हें हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नाक के भीतर बाल श्वसन प्रक्रिया के दौरान ली गई वायु को साफ करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आपकी नाक के अंदर
कुछ बाल रहते हैं। यह बाल जब आप सांस लेते हैं, जो आप बाहर से वायु लेते हैं उसको साफ करते हैं। जो गंदगी रहती है या उसमें जो भी कोई कण रहते हैं वह नाक के बालों पर रह जाते हैं, साफ हवा आपके नाक के अंदर जाती है। नाक का सिरा सूंघने में हमारी सहायता करता है। नाक के भीतरी भाग के सूजन को, जो इसके अंदर म्यूकस होती है, उसको हम आम भाषा में, जब वह स्वेलिंग आ जाती है उसमें या सूजन होती है, तो उसको हम राइनाइटिस या आम भाषा में जैसे हम बोलते हैं कि इसको जुकाम हो गया है या कोल्ड हो गया है, वह कहते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आपकी ये नेज़ल कैविटी कैसे है। जब हम बाहर से देखते हैं तो आपको ये दो चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप इसका हिस्सा अंदर से देखेंगे तो ये गुहा टाइप, ये कैविटी टाइप आपको दिखाई देता है, जिसे नेज़ल कैविटी हम कह रहे हैं, जहाँ से नाक जो है, जो आपकी वायु है वह प्रवेश करके अंदर की ओर जाती है। यह नाक का हिस्सा जो है आपका पीछे फेरिंग्स के साथ जुड़ा होता है, जो भी हम आगे जिसके बारे में जानेंगे। ग्रसनी, फेरिंग्स, जो भी हमने पीछे देखा था कि फेरिंग्स का पार्ट है, यह वायु तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग है जो नाक व मुंह के पीछे स्थित है। जो आपका फेरिंग्स होता है वह आपका वायु तथा भोजन, इसके लिए एक समान मार्ग है। यह नाक और मुंह के पीछे होता है। जब आप सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो वह फेरिंग्स से होता हुआ ही पीछे की तरफ जाता है। फिर है कंठछद, जो आपका नीचे, अगर आप ये फोटो देखेंगे तो इसके अंदर एपिग्लोटिस जिसे हम बोलते हैं, यह एक फ्लैप है जो पानी या भोजन को निगलने के पश्चात बंद हो जाता है। यह श्वास नली को ढके रहते हैं और इस प्रकार पानी व भोजन को फेफड़ों में जाने से बचाया जाता है। जो आपका कंठछद है, यह एक फ्लैप है जो कि आपके फेरिंग्स पे के बाद में नीचे लगा होता है, जो कि अगर आप पानी पीते हैं या भोजन खाते हैं तो ये बंद हो जाता है, जिससे यह श्वास नली को ढक लेता है और इस प्रकार आपका पानी और भोजन फेफड़ों में नहीं जा पाता है। कभी गलती से जब आपने देखा होगा कि आप पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, अगर वो श्वास की नली में चला जाता है तो आपको खांसी आती है या आपको बेचैनी हो जाती है कि जब तक वह शरीर से बाहर ना निकल जाए तो आप बेचैन रहते हैं। तो ये कंठछद जो है आपको श्वास की नली में कोई किसी भी प्रकार का पानी या भोजन फेफड़ों में जाने से बचाता है। कंठ, यह ध्वनि कक्ष है जो ग्रसनी, जो फेरिंग्स है और ट्रैकिया के मध्य स्थित होता है, जहां वायु कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। जो आप बोल पाते हैं वह लैरिंग्स के कारण बोल पाते हैं, क्योंकि वहां पर ध्वनि का कंपन होता है। यह ग्रसनी और वायु नली के मध्य में स्थित होता है, जो आप इस चित्र के माध्यम में देख सकते हैं कि ऊपर फेरिंग्स है और ये नीचे ट्रैकिया है और ये बीच में आपका लैरिंग्स है, जिसे हम कंठ बोलते हैं। अब बात करते हैं श्वास नली या वायु नली की। ट्रैकिया, यह एक 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो गर्दन में कंठ के नीचे तथा वक्ष के भीतर विद्यमान होती है। यह दो शाखाओं में विभाजित होती है, जिन्हें दाईं तथा बाईं श्वसनी कहते हैं। यह वक्ष अर्थात थोरैक्स के मध्य में होती है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो एक लंबी नली आप देख रहे हैं इसे हम ट्रैकिया कहते हैं और यह नीचे आके दो शाखाओं में, पेड़ की जैसे शाखाएं होती हैं उसके जैसे ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, दाईं शाखा तथा बाईं शाखा, जिसे हम राइट ब्रोंकस या फिर लेफ्ट ब्रोंकस बोलते हैं। तो ये इसमें, और यह है आपके थोरैक्स, जो आपका छाती होते हैं उसके बिल्कुल मध्य में स्थित होती है। श्वास नली, ब्रोंकाई, ये दो नालियां हैं अर्थात दाईं तथा बाईं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी हाइलम के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा पेड़ की शाखाओं के समान फेफड़ों में तत्काल अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे आपने पीछे चित्र में देखा था, ये आपने ब्रोंकस देखा था, राइट और लेफ्ट, इसकी अनेक शाखाएं निकली हुई हैं, जैसे पेड़ में शाखाएं होती हैं, इसी प्रकार यह भी तुरंत अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स, यह प्रत्येक श्वसनी की लघुत्तम शाखाएं हैं। यह पुनः उप शाखाओं में विभाजित होती हैं, जिन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शरी शाखाएं कहते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो यह जो आपने ब्रोंकस देखे थे, ब्रोंकाई देखे थे, ये तुरंत अनेक ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाते हैं। तो ये सबसे छोटी शाखाएं होती हैं और ये पुनः उप शाखाओं में विभाजित होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी शाखाएं कहते हैं, सबसे छोटी होती हैं। फिर आते हैं परिकोष्ठ, जिन्हें हम आर्टरी कहते हैं। यह टर्शरी श्वासनियों के अंतिम भाग होते हैं, इन्हें हम परिकोष्ठ कहते हैं। जो आप ये चित्र में देख रहे हैं कि जो श्वसनिकाएं हैं उनका जो अंतिम भाग है, उसके बाद ये उसको हम आर्टरी कहते हैं और आर्टरी के बाद कूपिकाएं आती हैं। कूपिका, एल्वुलस, यह गुब्बारे के आकार का श्वसन संस्थान का अंतिम भाग होता है, जो अंगूरों के गुच्छे के समान होता है। इस स्तर पर गैसों का अंतर्बदल यानी कि एक्सचेंज होता है, अर्थात कूपिका और इसके चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच
तथा रक्त कोशिकाओं और शरीर की ऊतक कोशिकाओं के बीच होता है। गैसों का फैलाव जो डिफ्यूजन है, फिजिक्स के नियमानुसार अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। यह आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो गुब्बारे जैसी आपको आकृति दिखाई दे रही है, यह कूपिकाएं हैं। अब हम बात करते हैं फेफड़ों की, जो कि मुख्य श्वसन अंग हैं। फेफड़े श्वसन संस्थान के मुख्य स्पंजी अंग होते हैं। यह संख्या में 2 होते हैं तथा वक्षीय गुहा अर्थात थोरेसिक कैविटी में होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा पार्श्वक, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, नामक उपकला से आवृत होता है, जिसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। यह प्लूरल फ्लूइड जो है इनको आपस में घर्षण करने से बचाता है तथा जो कई बार हम देखते हैं प्लूरेसी हो गई है, ये कम हो जाता है, या ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स हो गया है कि पानी भर जाना, तो यह फ्लूइड के कारण होता है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां लोब्स होती हैं, ऊपरी, मध्य व निचली पाली, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं, ऊपरी व निचली पाली। आप इन चित्रों में वक्षीय गुहा में फेफड़े जो हम देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो हमारे फेफड़े हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, कि रिब्स के पीछे दोनों तरफ कैसे ये आपके फेफड़े होते हैं। ये पिंजरे समान जो हमने बात करी है कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम, जो हमने पीछे उसमें बात करी थी कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वह रिब्स का एक केज बना देता है, जिसके अंदर हमारे लंग्स और हृदय रहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पीछे हृदय में पीछे जो रिब केज है उसमें फेफड़े कैसे हैं। जब आप रिब केज हटाएंगे तो आप साथ में फ़ोटो में देख सकते हैं कि वह किस प्रकार शरीर में दिखते हैं। ये आप देखिए, अच्छे से आप इसको देख पाएंगे कि जो रिब केज है उसके पीछे आपके फेफड़े हैं। और अभी हमने बात करी थी कि जो आपका राइट लंग है उसमें 3 पालियाँ होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें ऊपरी, मध्य और निचली पाली, और जो आपका लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 पाली होती हैं, ऊपरी पाली और निचली पाली, और ये बीच में जो है आप हृदय को देख सकते हैं। ये आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि जब हमने पीछे पढ़ा कि श्वास जो आपका ट्रैकिया है, श्वास नली है, वो आकर के 2 हिस्सों में बट जाती है। तो देखिए ये फेफड़ों में किस प्रकार से अंदर 2 हिस्सों में बट गई है। फिर श्वसनिकाएँ हैं और श्वसनी हैं, श्वसनिकाएँ हैं, और जो आपके एट्रियाँ हैं, और जो फिर बाद में कूपिकाएँ होती हैं, वो किस प्रकार से आपके लंग्स में अंदर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देंगी। आइए अब जानते हैं कि श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है। अभी तक हमने पढ़ा था, अभी हमने जाना कि उसके मुख्य अंग कौन से हैं और इसके सहायक अंग कौन से हैं, इनकी रचना कैसे है, ये कहाँ पाए जाते हैं शरीर में। तो आइए अब ये सब मिलकर के कार्य कैसे करते हैं हम इसको जानते हैं। वायुमंडल से श्वास लेने, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं, और श्वास छोड़ने, एक्सपीरेशन की अनवरत क्रिया को श्वसन कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। अंतः श्वसन, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, यह कोशिकीय स्तर पर होता है। इसमें रक्त तथा शरीर की धातुओं के बीच गैसों का विनिमय, एक्सचेंज होता है। और दूसरा रहता है बाह्य श्वसन, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यह फेफड़ों में होता है और इसमें ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया होती है। जो श्वसन तंत्र है, जो आपका श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वह 2 हमने जाना कि 2 प्रकार का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक आपका कोशिकीय स्तर पर होता है, जहाँ पर रक्त और शरीर की धातुएं जो होती हैं आपस में गैसों का विनिमय करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले जाना था ऑक्सीजन ही जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का कारण रहती है। तो जो हमारे शरीर है वह रक्त में भी ऑक्सीजन अगर अधिक मात्रा में होगी, प्रॉपर मात्रा में होगी, तो अच्छे से कार्य कर पाएगा। तो इसीलिए कोशिकाओं को भी ज़रूरत पड़ती है एक, तो इसलिए जो हमारा रेस्पिरेशन है एक कोशिकीय स्तर पर होता है, एक बाह्य स्तर पर होता है, जो कि हम सिंपली जिसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग, कि सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वह है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है। जो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 निम्नलिखित चरण होते हैं। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जो वेंटिलेशन है, जो हमारा लंग्स का वेंटिलेशन है, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। अर्थात सबसे पहले हम जो वायुमंडल की अंदर ऑक्सीजन होती है उसको हम अंदर खींचते हैं, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर जाती है। कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विस्फोरण होता है, डिफ्यूजन होता है। यह दूसरा चरण होता है। जब ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है तो जो हमारी कूपिका झिल्ली है, जो हमारे एल्वियलस हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, उसका डिफ्यूजन होता है।
तीसरे में रक्त द्वारा गैसों का परिवहन होता है। जो रक्त होता है वह गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। चौथे चरण में रक्त और ऊतकों के बीच अर्थात जो ब्लड है और जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसके बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। और पाँचवें स्टेप में अपचयी क्रियाओं के लिए जो मेटाबॉलिक आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग होता है और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना होता है। अब जानते हैं क्रियाविधि कि ये किस प्रकार से शरीर के अंदर हो रही है। सबसे पहले हम अंतःश्वसन इंस्पिरेशन, अब यहाँ पे जो हम अंतःश्वसन की बात कर रहे हैं वह इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम इंस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इस दौरान वायुमंडलीय जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो हमारी एयर होती है उसको हम अंदर खींचते हैं। दूसरा इसमें स्टेप होता है निश्वसन एक्सपिरेशन की सांस को छोड़ना, जिसमें हम जो हमारे लंग्स में वायु होती है उसको हम बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। अब जब ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये दोनों क्रियाएं तभी संभव हैं जब फेफड़ों में और वायुमंडल के बीच में दाब प्रवणता अर्थात प्रेशर डिफरेंस हो। जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तब हम ना सांस ले पाएंगे ना सांस छोड़ पाएंगे। फिजिक्स का साधारण सा नियम होता है कि जो हमारी एयर की मूवमेंट होती है या पानी की कोई भी मूवमेंट होती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो हम इसमें आगे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेशर डिफरेंस शरीर के अंदर हो रहा है। ये हमें बड़ा साधारण सा लगता है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बहुत आसान सा एक कार्य है, लेकिन अभी जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना साइंटिफिकली हम ये सब कर पाते हैं। अंतःश्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ों की वायु का दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष रिलेटिवली कम होता है। इसी तरह निश्वसन तब होता है जब अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अर्थात जब हम सांस तभी ले सकते हैं जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फेफड़ों के में जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है वो कम हो, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो और हमारे जो लंग्स में प्रेशर है वह कम हो, तभी हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी, तो तभी हम सांस ले पाएंगे। और इसी तरह हम सांस कब छोड़ पाएंगे, जब अंदर हमारे लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है और वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वह कम है, तब हम सांस छोड़ पाएंगे। अब हम जानेंगे कि ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। जो इंस्पिरेशन है, हमने देखा कि इंस्पिरेशन के टाइम पे हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है वह कम है। तो वह कैसे होता है कि डायफ्राम के संकुचन, जब वह आपका संकुचित करता है, प्रारंभ होता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है, अर्थात उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है, अर्थात फुफ्फुस का आयतन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो फुफ्फुस का प्रेशर होता है वह कम हो जाता है और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह ज़्यादा रह जाता है। तो इस प्रकार यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है और आप सांस ले पाते हैं। इस प्रकार अंतःश्वसन की क्रिया होती है। जब डायफ्राम और अंतरपरशुक पेशियां, जो आपकी इंटरकोस्टल रिब्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स करती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो जो डायफ्राम है वो उरो अस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस ला देता है। अभी जब हमने पढ़ा था कि डायफ्राम जो है संकुचित होता है तो खिंच जाता है नीचे की तरफ, तो आपका वो रिलैक्स जो वक्ष गुहा है उसका जो आयतन है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वह रिलैक्स होता है, वापस अपने स्थान पर आता है, तो सारी चीज़ें वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से वक्षीय आयतन कम हो जाता है, जिससे कि आपका लंग्स का आयतन भी कम हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो आपके लंग्स के अंदर प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाती है और आप सांस बाहर छोड़ पा देते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जब वायु का फेफड़ों में प्रवेश हो रहा है तो जो आपकी पसलियां हैं और उरो अस्थि है वो फैल जाती हैं। डायफ्राम जो है वह नीचे की तरफ आ जाता है, संकुचित हो जाता है, तो वक्ष के आकार में भी, वक्ष के आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। जो आपका रिब केज है वह फैल जाता है। तो इस प्रकार से वायु जो होती है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। वायु में अब दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि वायु जो है फेफड़ों से बाहर कैसे निकल रही है, कि जो डायफ्राम है वह वापस अपने स्थान पर पहुंच गया है, तो जो वक्ष का आयतन है उसमें भी कमी हो गई है,
जो पसलियाँ हैं, उरो अस्थियाँ हैं, वो भी अपने मूल स्थान पर आ गई हैं। तो वहाँ अंदर लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो वायु है वह फेफड़ों से बाहर निकल गई है। अब आप चित्र में देखेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं। तो आप इसको आप अपने सीने पे हाथ रख के देखेंगे, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी छाती फूल जाती है। तो ये सबसे पहले चित्र में दिखाया गया है कि जब आपने सांस लिया है तो चेस्ट जो है, आपकी जो छाती है वो एक्सपेंड कर रही है और जो रिब्स हैं वो थोड़ी हल्की सी बाहर आ गई हैं और जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं, नाक से सांस छोड़ रहे हैं, तो आपका चेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो आप जो आपका वॉल्यूम है, चेस्ट का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस बाहर आ जाती है और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है। तो इस चित्र में आप ये देख सकते हैं। जानते हैं कि इसमें इस तंत्र के कार्य क्या हैं। इस तंत्र के द्वारा रक्त का शोधन होता है और साधारणतः स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है। उच्च ज्वर, भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस लेना ज़्यादा पड़ता है ऑक्सीजन ज़्यादा खींचने के लिए। या जब किसी को तेज़ ज्वर आता है तो उसमें भी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। जब आप भारी व्यायाम करते हैं तब भी आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो हमारा श्वसन तंत्र है वह कैसे कार्य करता है, हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं। देखने में ये चीज़ें कितनी साधारण लगती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या सांस की तकलीफ़ उसे होती है तब हमें समझ में आता है कि ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं या कितने ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमारे को अपना श्वास बढ़ाने के लिए जो हम अंतः श्वसन कर रहे हैं, जो हम वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो हम प्राणायाम है, योग की मदद से इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।